हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 6 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में कल यानी कि शुक्रवार को 99 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4551 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिवहर में 7, भागलपुर में 10, बांका में 1, सिवान में 1, बक्सर में 1, मुंगेर में 1, भोजपुर में 5, गोपालगंज में 2, खगड़िया में 4, नवादा में 8, जहानाबाद में 3, रोहतास में 12, कटिहार में 11, नालंदा में 6, पुणे में 1, किशनगंज में 2, अररिया में 5, समस्तीपुर में 10, लखीसराय में 4, शेखपुरा में 1 और दरभंगा में 4 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की है कि सरकार बाहर से आए मजदूरों को 10-10 हजार रुपए नगद भुगतान करें। उनको रोजगार देने के लिए बने रोड मैप को सार्वजनिक करें। साथ ही रोजगार के लिए हर जिले में कैंप लगाएं। विशेष सत्र बुलाकर खर्च को रिवाइज करके रोजगार और इलाज पर खर्च बढ़ाएं। पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने 23 दिसंबर 2018 को पॉलीथीन के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद लॉकडाउन 5 में पॉलीथीन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। पॉलीथीन का ज्यादा इस्तेमाल शहर की सब्जी मंडियों में हो रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि बिहार में वर्ष 2018 से ही पॉलीथीन पर प्रतिबंध है। इसकी बिक्री, उपयोग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी पाबंदी है। पाबंदी के बाद कुछ दिनों तक इसका असर भी देखने को मिला। लोग कपड़े की थैली का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से पॉलीथीन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। जिम्मेवार अनजान बने हुए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के स्कूलों को अगले महीने यानी कि जुलाई में खोलने को लेकर पहल शुरू कर दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन इन्हें खोलने को लेकर प्रदेश भर में रायशुमारी शुरू कर दी गई है। संक्रमण के बीच कैसे शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग आदि को खोला जाए और कैसे सावधानियों के साथ इनका संचालन किया जाए, इसके मद्देनजर होने वाली ये रायशुमारी ऑनलाइन ही हो रही है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर इस बार संक्रमण का संकट का असर दिखने लगा है। मेला शुरू होने के 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं हुई है। आमतौर पर 3 महीने पहले से ही प्रशासनिक तैयारी शुरू हो जाती थी। मेले के स्वरूप को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। राजकीय दर्जा प्राप्त श्रावणी मेले 6 जुलाई से ही शुरू होने वाला है। अभी तक तैयारी को लेकर प्रशासनिक बैठकें शुरू नहीं की गई है। मेले को लेकर प्रशासनिक कार्य योजना भी तैयार नहीं कर सका है। इस वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, जिससे बचने के लिए तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। जबकि संक्रमण की वजह से हज यात्रा 2020 के रद्द होने के आसार हैं। आपको बता दें कि हर साल हज यात्रा पर दुनिया भर के करीब 2 मिलियन मुसलमान सऊदी अरब पहुंचते हैं। इस यात्रा पर बिहार से काफी लोग जाते हैं, लेकिन फिलहाल कोई हलचल नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर सऊदी अरब में एक साथ 2 मिलियन लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। उत्तर बिहार के कई जिलों पर मौसम की मेहरबानी देखने को मिली है। जी हां, कल प्री मानसून की झमाझम बारिश से किसान झूम उठे। पारा गिरने से मौसम भी सुहाना हो गया। अररिया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और किशनगंज में अच्छी खासी झूमकर बारिश हुई है। सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण में बूंदाबूंदी हुई, मगर यहां भी बारिश के आसार बने रहे। दिन भर बादल छाए रहने से बगहा, बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मुजफ्फरपुर और मिथिलांचल के इलाके में दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ। पहले तेज हवा चली, फिर झमाझम बारिश हुई। मुजफ्फरपुर में बारिश से प्रमुख बाजार मोतीझील, कल्याणी आदि के इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में 16 जून के आसपास मानसून प्रवेश करेगा, यानी कि बिहार में 16 जून को मानसून आएगा। इससे पहले प्री मानसून की अच्छी बारिश के आसार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 7 जून तक बारिश के आसार बने हुए हैं, यानी कि 7 जून तक बिहार में बारिश हो सकती है। पूरे बिहार में यानी कि आपके भी घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगने का काम जल्द ही शुरू होगा। कुछ शहरों में ट्रायल के तौर पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को पूरे राज्य में लगाने के लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति मांगी है। इसको लेकर कंपनी की ओर से एक याचिका दायर की गई है। बिजली कंपनी ने पहले 1.5 साल में 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया था। ये मीटर ग्रामीण सिग्नल फेज के 19,08,000, 3 फेज में 4,28,000 तो बाकी 14,000 स्मार्ट मीटर कृषि कनेक्शन, हर घर नल जल का आदि में लगाए जाएंगे।
आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में प्रशासनिक कार्य करना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल काम है। कहते हैं कि अगर बिहार में सिर्फ 2 चीजों को सुधार लिया जाए तो बिहार बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ेगा। एक तो रोजगार की समस्या, दूसरा प्रशासनिक लापरवाही का मामला। जी हां, एक ऐसा ही प्रशासनिक लेट लटीफे का मामला सामने आया है। दरअसल किशनगंज जिला के कोचादमन सिंघिया आरा मिल, जिसका लाइसेंस हाईकोर्ट द्वारा निर्गत करने के आदेश के बावजूद अररिया डीएफओ मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है, जबकि रिन्यूअल फीस 1998 से 2021 तक जमा करते आ रहे हैं। लाइसेंस नहीं रहने के बावजूद रिन्यूअल फीस जमा करते आ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने प्रेमचंद्र अग्रवाल नाम से आरा मिल का लाइसेंस बनवाने का सीएफ को 2019 में आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद सीएफ ने डीएफओ को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। लेकिन आप जानते ही हैं, प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब तक लाइसेंस नहीं बनाया गया है। सीएम नीतीश जी कह रहे हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उनके पूरा होने पर बिहार का हरित आवरण 17% से भी अधिक होगा। उन्होंने कहा है कि जल जीवन संकट से निपटने के लिए आज सबसे अहम चीज है लोगों में इसके प्रति जागृति। लोग जागरूक हुए हैं, पर इसके लिए निरंतर अभियान चलाने की जरूरत है। अब बिहार के किसानों को अन्य राज्यों के मंडी कानून के मकर जाल से भी राहत मिलेगी और इन्हें किसी लाइसेंस धारी को ही अपना उत्पाद बेचने की बाध्यता नहीं रहेगी। जहां केंद्र सरकार के प्रमुख कृषि उत्पादकों आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और अन्य अनाज को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची से बाहर करने के फैसले से किसानों को अपनी उपज का उचित कीमत मिल सकेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 3 अध्यादेशों के जरिए कृषि क्षेत्र को सभी तरह के नियंत्रण और बाधाओं से मुक्त करने पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरीके से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उदारीकरण की रणनीति के तहत उद्योगों को लाइसेंस परमिट से मुक्त कर दिया था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन अध्यादेशों से देश के कृषि क्षेत्र को सभी बाधाओं से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। अब एक देश एक कृषि बाजार के तहत किसानों को अपने उत्पाद को देश के किसी भी हिस्से में बेचने की आजादी होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को नील की खेती करने वाले बिहार के किसानों को अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिलाने बिहार आए थे। वर्ष 2017 में गांधी की चंपारण यात्रा का बिहार सरकार ने शताब्दी समारोह मनाया। इस दौरान साल भर गांधी के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए दर्जनों कार्यक्रम हुए। सरकार ने अपने खजाने की अच्छी खासी राशि गांधी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च किया और समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी बने। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बिहार के इस अभियान को विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया है। साथ ही गांधी के विचारों को लेकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान माना है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जन शताब्दी निदेशालय और बिहार राज्य साक्षरता मिशन द्वारा चंपारण शताब्दी समारोह के मौके पर खास तौर से बापू आपके द्वार नामक फोल्डर के प्रकाशन का जिक्र किया है। इस फोल्डर द्वारा गांधी के संदेशों को बिहार के 1.5 करोड़ घरों तक 46,000 साक्षरता कर्मियों द्वारा पहुंचाया गया। लिम्का ने इसे विशेष रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के परिजनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने भोला पासवान शास्त्री के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और पर्याप्त राशन पहुंचाया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पूर्व सीएम के परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए थे। परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति आ चुकी थी। इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से जैसे ही तेजस्वी यादव को मिली तो तेजस्वी यादव ने फौरन सीएम के परिजनों से बात की और उन्हें मदद पहुंचाई। आपको बता दें कि भोला पासवान शास्त्री पुणे के रहने वाले थे। वो एक बेहद ईमानदार और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय हुए थे। बहुत ही गरीब परिवार के आने के बावजूद वह बौद्धिक रूप से काफी सशक्त थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 3 बार अपना नेता चुना और वह 3 बार संपूर्ण बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों का बिहार लौटना अब भी जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 30 लाख से अधिक प्रवासी आ चुके हैं। जाहिर है रोजगार को लेकर जहां आम लोगों को चिंता सता रही है, वहीं इस मामले में सीएम नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गई है। मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत जहां ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दिए जा रहे हैं, वहीं औद्योगिक विभाग भी एक्टिव हो गया है। कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यम योजना सृजन योजना शुरू कर रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने फिर से खनन विकास पदाधिकारी के पदों पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को खोल दिया है। इससे पहले 18 मई को रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दिया गया था। अब आवेदक 11 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद इस पद के लिए आवेदक 25 जून या फिर उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून है। आवेदन इसका भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन की डेट का ऐलान भले ही होने में अभी देर हो,
पर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एनडीए एक तरफ वर्चुअल रैली की तैयारी में जुटी हुई है तो वही महागठबंधन में सिर फटोल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अभी से ही ज्यादा सीटों की मांग आरजेडी के सामने रखकर आरजेडी को सख्ते में डाल दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कांग्रेस का दावा ठोकते हुए कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें कांग्रेस को लेनी चाहिए। अखिलेश सिंह ने फॉर्मूला बताते हुए बताया कि पिछली बार जदयू हमारे गठबंधन में थी जो 102 सीटों पर लड़ी थी। इस बार गठबंधन में जदयू नहीं है, 102 सीटों का बंटवारा होनी चाहिए जिसका ज्यादा हिस्सा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए पटना जंक्शन पर जल्द ही यात्रियों को वेंडिंग मशीन से कम पैसे में मास्क और सैनिटाइजर मिलने लगेगा। सबसे पहले जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर वेंडिंग मशीन लगेगी। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम सुनील कुमार ने बताया कि पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने वाले गेट संख्या 3 के पास सबसे पहले वेंडिंग मशीन लगेगी। इसके बाद प्लेटफॉर्म की चुनिंदा जगहों पर इसे लगाया जाएगा। फिर करबिगिया छोर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म 10 या फिर दक्षिणी छोर के मुख्य द्वार पर इसे लगाया जाएगा। बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन समाप्त हो गया और अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। इसमें कई छूट भी आम लोगों को दी गई है, लेकिन अब तक राज्य के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पीएचसी में ओपीडी की सेवा शुरू नहीं की गई है। इसके कारण राज्य में 534 पीएचसी में सामान्य बीमारियों का इलाज शुरू नहीं हुआ है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य रोगों के मरीजों का इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। संक्रमण शुरू होने के ठीक बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा बंद कर दी गई थी। इसमें पीएचसी के डॉक्टरों की सेवा क्वारंटाइन सेंटर और कॉल सेंटरों के माध्यम से ली जा रही है। अक्सर अपने नए नए अवतार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लालू प्रसाद यादव के लाल यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव लॉकडाउन में वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर काफी एक्टिव हो गए हैं। तेज प्रताप यादव अक्सर टिकटॉक पर वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने नए अवतार में वीडियो बनाया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। नए अवतार में तेज प्रताप यादव श्री कृष्ण बने हुए नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण जैसी पोशाक को पहने तेज प्रताप यादव सिर पर मोर पंख लगाए श्लोक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2013 और 2017 में विशेष नियुक्ति के तहत बहाल हुए शिक्षकों को छुट्टी के साथ सेवाकालीन टेस्टिंग की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह निर्देश दिया है। पहले इन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए पेड अवकाश नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2013 और 2017 के तहत जीव विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों के पद पर विद्यालय सेवा बोर्ड के पैनल से नियुक्ति की गई थी। नियुक्त शिक्षकों में से अनेक शिक्षक अनट्रेन्ड थे। उन शिक्षकों को अपने शिक्षक के वेतनमान पर नियुक्त किया गया। अपने शिक्षक नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे थे। अपने शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर मामला कोर्ट में गया। वहां अंतिम निर्णय लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया गया। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।